आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में कि कैसे क्या हुआ था, किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर ये लागू किया था और किस तरह से भारत वालों का शासन हुआ था इस एक्ट की वजह से। तो ये रॉलेट एक्ट का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस तरह से जनरल डायर को मारा गया था, ठीक है, वो सब बताएंगे। सरदार उद्धव सिंह ने किस तरह से मारा था। तो पार्ट 1 में हम लोग समझते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में कि ये किसने लागू किया था, कैसे लागू हुआ था और क्या हुआ था, पूरी कहानी क्या थी, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। ये जो रॉलेट एक्ट है ये नाम रखा गया था जो इंग्लैंड के कोर्ट का जो न्यायाधीश था सिडनी रॉलेट, उसके ऊपर ये नाम रखा गया था, क्योंकि इसके ही अध्यक्षता में ये पूरा रॉलेट एक्ट का जो भी परपंच रचा गया था इसकी अध्यक्षता में रचा गया था। तो रॉलेट एक्ट का नाम, भैया आप अध्यक्षता कर रहे हैं तो एक काम करते हैं आपके नाम पे हम लोग नाम रख देते हैं पूरी फाइल का, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट के नाम से रॉलेट एक्ट रखा गया, जो कि इंग्लैंड के क्या था, इंग्लैंड कोर्ट का न्यायाधीश था। इसकी अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट कमेटी बैठाई गई और 10 दिसंबर 1917 को ये समिति का गठन किया गया, कुछ लोगों का गठन किया गया और उसमें बोला कि आप लोग रॉलेट एक्ट में क्या क्या कर रहे हैं उसका सुझाव दीजिए। तो वो लोगों ने सुझाव दिया कि भारत में जो भी गतिविधियां हो रही हैं हमें उसे रोकना चाहिए। वो लोगों ने ये सुझाव दिया। तो ये लोगों ने बोला भैया भारत में गतिविधि रोकनी पड़ेगी, तो एक काम करते भारत जाके देखते हैं क्या चालू है। अब आप दूर से बैठे बैठे कहीं का थोड़ा ना, अब यहाँ पे बैठे हो आप थोड़ा ना बोल सकते हो अमेरिका में क्या चल रहा है, अभी यही सब कुछ लागू कर देते हैं, आपको वहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। तो ये लोग इंग्लैंड से भारत आते हैं ये देखने के लिए कि भारत में हमें क्या चीज़ लागू करनी चाहिए, भारत में आखिरकार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो ये लोग जब भारत आए तो ये लोग ने भारत में आए, ये लोग जाँच करने के लिए, ये लोग ने देखा भारत में कि भारत में जो कि क्रांतिकारी और आंदोलनकारी हैं ये लोग को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में उस टाइम बहुत आंदोलन चल रहे थे जो कि बहुत सही था। भाई ये लोग खुद को बचाने के लिए एक्ट लेकर आ रहे थे। उस टाइम पे गांधी जी भी थे, गांधी जी अपना पूरा अलग अलग सत्याग्रह करते थे, आंदोलन करते थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो कि चाहते थे कि भारत आज़ाद हो जाए। तो ये लोग को लगा भैया अब तक तो हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में सोच रहे थे, जल्दी से जल्दी फाइल तैयार करो और ये भारतीयों का जो ये गतिविधि है, जो ये लोग आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, ये सब रोकना पड़ेगा, फटाफट पारित करो। अब तो ये लोग एकदम पक्का ये लोग को लगने लगा कि हाँ भारत आ चुके हैं, अब तो पक्का ये चीज़ लागू होनी चाहिए, क्योंकि इतना क्रांतिकारी, इतना आंदोलनकारी लोग भर गए हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए 15 अप्रैल 1918 को रिपोर्ट आई जिसमें कि भारत में जो रॉलेट एक्ट लागू करने वाले हैं ये लोग ने पूरी रिपोर्ट बना दी अपनी। पहले बोला गया था रिपोर्ट बनाओ भारत में जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं। अब जब ये लोग ने रिपोर्ट बनाई तो उस रिपोर्ट में ये लोग ने क्या सुझाव दिया कि भारत में अगर कोई भी व्यक्ति अगर कुछ गतिविधि करते हुए दिखे या फिर किसी के ऊपर संदेह हो तो तुरंत उसे जेल में बंद कर दिया जाए। अब मैंने आपको बताया था कि रॉलेट एक्ट लाया किस लिए गया था कि जो भी क्रांतिकारी या फिर आंदोलनकारी हैं उन लोग अगर कुछ भी गतिविधि करते हैं, कुछ भी अगर हमारे काम में रोक करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। रॉलेट एक्ट जब आया तो वो लोग को वही लगा कि अगर हमें किसी के ऊपर शक हुआ कि भैया ये इंसान क्रांति करने वाला है, फिर कल जाके आंदोलन वगैरह करने वाला है, तो उसे हम लोग तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे। या फिर अगर आप समझिए कि अगर वो लोग आप कुछ कर भी नहीं रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, अगर वो लोग को आपके ऊपर शक हुआ तो लोग आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे और मुकदमा भी आपके ऊपर चलाएंगे। उस समय पे ऐसा था। और उस समय पे ऐसा था कि बहुत से ऐसे लोग थे जिन लोगों को पता भी नहीं था कि रॉलेट एक्ट होता क्या है। अगर आप अपने दादा वगैरह होंगे तो अगर उनसे पूछेंगे कि क्या उस टाइम पे रॉलेट एक्ट आया था क्या, तो उन्हें कुछ लोग को नहीं पता होगा, क्योंकि कुछ लोगों को मतलब ही नहीं है ना। उस टाइम पे कहाँ पे न्यूज़पेपर और टीवी चल रहा था कि सबको पता है कि अच्छा कुछ रॉलेट एक्ट नाम का चीज़ आया है। उस समय लोगों को पता नहीं था और ब्रिटिशर्स लोग ज़बरदस्ती किसी के ऊपर भी रॉलेट एक्ट ठोक देते थे कि नहीं भैया तुम्हारे पर हमें शक हो रहा है, और कुछ लोगों को पता ही नहीं है रॉलेट एक्ट के बारे में। और गांधी जी और अन्य भारतीय ने इसे काला कानून का नाम दिया, क्योंकि ये इतना घटिया एक्ट था। सोचिए आपको बिना बताए आपको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। अगर आपके घर में ऐसा अचानक से पुलिस आ जाएगी तो आपको कैसा लगेगा, आपको पता भी नहीं आपने क्या किया है।
तो पूरे गांधी जी ने और पूरे भारतीयों ने मिलकर ये नाम दिया कि ये सबसे घटिया कानून है आज तक का, किसका, अंग्रेजों का, जिसे कि नाम दिया काला कानून नाम दिया इन्होंने। और चौथा पॉइंट है, जब भारतीयों को पता चला उन्होंने जमकर विरोध किया और मार्च 1919 को एक्ट पारित कर दिया गया। जब कुछ भारतीयों को पता चला, जो कि थोड़ा खबर रखते थे अखबार वगैरह से, पता चला कि अच्छा रोलेट एक्ट नाम की चीज़ पारित हुई है, तो लोगों ने जमकर एकदम विरोध किया और वो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया। और आखिरकार मिला जुला के वो लोग ने 1919 में मार्च में वो लोग ने ये एक्ट पारित कर दिया। और जब भारतीयों ने विरोध करना चालू किया तब अंग्रेजों को लगा अच्छा हुआ रोलेट एक्ट पारित कर दिया, क्योंकि ये लोग ऐसे ही अगर गतिविधि करेंगे तो हम लोग अपना काम कैसे करें। क्योंकि हम लोग भारतीय लोग क्या चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, और आज़ादी हम लोग को मिल नहीं रही थी। हम लोग अपना आंदोलन वगैरह कर रहे थे आज़ादी के लिए, तो ये लोग को लगा ये लोग का इतना ज़्यादा भूत चढ़ा हुआ, तो लोगों ने क्या लगा दिया, रोलेट एक्ट लगा दिया कि कुछ भी गतिविधि होगी तो हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे सीधे। तो ये लोग को लगा कि अच्छा हुआ भैया रोलेट एक्ट पारित कर दिया, भारतीय लोग बहुत उधम मचा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पॉइंट का स्क्रीनशॉट मारना है तो आप मार सकते हैं। अब देखिए, जो अंग्रेज़ों ने रोलेट एक्ट पारित किया था, अंग्रेज़ों ने पहले से सब कुछ अपना बना लिया था कि ये जो रोलेट एक्ट होगा इसमें किसी को बचने का मौका नहीं दिया जाएगा। उस समय पे रोलेट एक्ट को बिना अपील, दलील, वकील वाला एक्ट प्रस्तुत किया। मतलब अगर हमने आपको गिरफ्तार किया है, अगर मुझे आपके ऊपर संदेह हुआ है तो मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ और आप उसके ऊपर कोई केस भी नहीं कर सकते, कोई वकील भी नहीं बुला सकते, और आप ये पूछ भी नहीं सकते हैं कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है। मतलब आपको अगर घर से उठाएंगे तो आप उठ के चले आएंगे, और आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं कि आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया है। तो ये एक्ट इस तरह से बनाया गया था, बिना अपील वाला, दलील वाला, वकील वाला, यही था रोलेट एक्ट। और दूसरा पॉइंट क्या है, गांधी जी ने हड़ताल का आदेश दिया, तब से इससे हम लोग रोलेट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, गांधी जी ने कांग्रेस को ये सुझाव दिया, तो एक काम करो, ये लोग अंग्रेज लोग मान नहीं रहे हैं, हम लोग ने इतना मना किया कि ये एक्ट मत लागू करो, पर ये लोग ने एक्ट लागू किया, तो एक काम करो आप लोग देश भर में हड़ताल चालू कर दो। तो 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश भर में हड़ताल लागू हो गया। इसलिए जब गांधी जी रोलेट एक्ट के मैटर में घुसे तो हम लोग ने उसे क्या नाम दे दिया, रोलेट सत्याग्रह। तो इसे हम लोग रोलेट सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज़्यादा भयानक परिस्थिति पंजाब में हुई थी, क्योंकि देखिए हर जगह पे ये चीज़ लागू हो गई थी। मतलब जहाँ पे भी रोलेट एक्ट था तो बहुत जहाँ जहाँ पे लोग ज़्यादा क्रांतिकारी वाले थे, हर जगह पे वहाँ पे रोलेट एक्ट लागू हो चुका था। पंजाब में सबसे खतरनाक स्थिति हो गई थी, रोलेट एक्ट लागू हुआ था। तो उस समय पे क्या हुआ, गांधी जी पंजाब जाना चाहते थे। गांधी जी को लगा कि मुझे पंजाब जाना चाहिए, मुझे पंजाब जाना चाहिए, क्योंकि ये पंजाब में ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो गई है। किसकी वजह से, रोलेट एक्ट की वजह से। ये लोग किसी को भी गिरफ्तार कर रहे थे और पंजाब में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी लोग भी रहते थे। तो गांधी जी पंजाब जाने का सोच रहे थे, तो उन्हें ये जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते हैं। पर गांधी जी ने बोला हम जाएंगे, आप लोग तुम लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले। तो जब गांधी जी जा रहे थे पंजाब, तो उन्हें क्या हुआ, हरियाणा के पलवल में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें रोक दिया। उन्हें मना बोल रहे थे कि हम लोग आपको मना कर रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं, तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो गांधी जी को हरियाणा के पलवल में क्या कर लिया, ये लोग ने गिरफ्तार कर लिया। और पलवल से, हरियाणा से ये लोग क्या कहाँ पे चले गए, बम्बई। बम्बई मतलब आपके समय में क्या बोलते हैं, मुंबई। गांधी जी को मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। जब ये रोलेट एक्ट पारित हुआ तो बहुत से लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया। मतलब जैसे कि जिन्ना वगैरह थे, ये लोग ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया कि रोलेट एक्ट इतना खतरनाक है और ये लोग भारत में लागू करें, क्योंकि तब सभी लोग एक थे। तो उस समय क्या हुआ, गांधी जी पंजाब जाने के बारे में सोच रहे थे, ये लोग ने जाने नहीं दिया गांधी जी को। अब दूसरा क्या हुआ, आगे समझते हैं। अब देखिए,
गांधी जी को मैंने जैसे आपको बताया, गांधी जी जब पंजाब जा रहे थे, जब पंजाब में स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, तो गांधी जी जब पंजाब में जा रहे थे तो हरियाणा के पलवल में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ से गिरफ्तार करके उन्हें बम्बई, क्योंकि देखिए जब हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो हम लोग इतिहास के नाम के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उस समय मुंबई को बम्बई बुलाते थे। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, बम्बई। किसी भी एग्जाम में हम लोग क्या लिखेंगे, बम्बई लिखेंगे, मुंबई नहीं लिखेंगे। तो गांधी जी को पलवल हरियाणा से कहाँ पे लेकर चले गए, वो लोग बम्बई लेकर चले गए, क्योंकि वो लोग को लग रहा था कि वो लोग को जहाँ से भी हल्की सी भी आशंका हो रही थी कि अच्छा ये इंसान जाके वहाँ पे कुछ बदलाव कर सकता है, तो वो लोग तुरंत उसे गिरफ्तार कर ले रहे थे, जैसे कि गांधी जी को किया। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और पंजाब में भयानक स्थिति थी उस समय। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर था उस समय। जो पंजाब का, एक तो पंजाब में भयानक स्थिति थी, किसकी वजह से, रोलेट एक्ट की वजह से। और उस समय जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, मतलब जो कि पूरा पंजाब देखता है, क्योंकि उसके अंडर में पूरा पंजाब काम करता है, ठीक है। तो उस समय पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था जनरल माइकल ओ डायर। और ये इतना खतरनाक था, ये ऐसा बोलता था कि मैं चाहता हूँ कि पंजाब के लोगों के अंदर मेरा खौफ रहे, मतलब वो लोग मेरे से इतना डरे कि वो लोग एक कदम बढ़ा ना पाए, इतना डर के इतना वो लोग मेरा खौफ रहे वो लोग के अंदर इतना। तो ये बहुत खतरनाक था। एक तो संयोग से पंजाब में स्थिति बहुत खराब थी। तो उस समय पे क्या हुआ, 9 अप्रैल 1919 को रामनवमी का त्यौहार था। तो उस समय पे क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम ने मिल के जुलूस निकाला, और यही ब्रिटिशर्स लोग चाहते ही नहीं थे। उस समय जब रॉलेट एक्ट आया तो उस समय किसी को ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं, सब लोग अपना अपना देखो। उस समय सबको ये था कि भारत से ये जो रॉलेट एक्ट है वो चला जाए। तो उस समय रामनवमी के जुलूस में हिंदू मुस्लिम दोनों लोग साथ में निकले। तो उस समय ब्रिटिशर्स को और गुस्सा आया, क्योंकि हिंदू मुस्लिम साथ में थे, और यही ये लोग का मेन रीज़न था कि हिंदू मुस्लिम कभी भी एक नहीं होने चाहिए। इसलिए तो ये लोग ने बंगाल का विभाजन करवाया, मुस्लिम लीग अलग से ये लोग ने बनवाया हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए। पर यहाँ पे रॉलेट एक्ट में सब लोग साथ में थे। उसी समय क्या हुआ, भारत के जो, मतलब उस समय के जो बहुत 2 बड़े नेता थे, सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो लोग को लग रहा था कि जो खतरनाक नेता हैं, ये लोग हमारा कुछ भी लोग करवा सकते हैं। तो बड़े बड़े नेताओं को ये लोग ने गिरफ्तार करके कहाँ पे भेज दिया, अमृतसर में भेज दिया। मतलब देख रहे हैं आप लोग ये लोग की सोच, कि मतलब ये लोग जिसको भी पा रहे हैं, जिसको भी पंजाब में ये लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, वो लोग पंजाब, मतलब ये लोग दूर भेज दे रहे हैं, जहाँ पे वो घटना होने वाली है, जहाँ पे कुछ भी ये लोग को संदेह हो रहा है, ये लोग गिरफ्तार करके दूर भेज दे रहे हैं। जैसे कि गांधी जी को ये लोग ने मुंबई भेज दिया, इन दोनों नेताओं को ये लोग ने अलग जगह भेज दिया। तो गिरफ्तार करके ये लोग अलग अलग जगह भेज रहे थे। आप समझिए, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर है, और आपने सुना होगा उधम सिंह के बारे में। तो उधम सिंह ने यहाँ पे दो जनरल डायर है, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उधम सिंह ने किसको मारा था। वो एक अलग कहानी है, जो कि मैं पार्ट 2 में बताऊंगी कि उधम सिंह ने किसको मारा था। उधम सिंह ने इसको मारा था, पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसमें जो जनरल डायर गया था वो अलग था। अभी हम लोग उसे भी समझते हैं अच्छे से। अब देखिए, जब सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ये लोग ने गिरफ्तार किया, तब पंजाब वाले लोगों का एकदम पारा चढ़ गया। ये लोग ने बोला अब हम लोग एक सभा करेंगे मतलब, और ये लोग ने सभा करने का कहाँ पे सोचा, जो लोग थे उधर के, वो लोग ने सभा करने का सोचा। वो भी कहाँ पे सोचा, वो लोग ने बोला हम लोग सभा करेंगे जलियांवाला बाग में, हम लोग सभा करेंगे। आप लोग ने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये जब ये लोग सभा करने गए थे जलियांवाले बाग में, उसी समय जो पूरी घटना थी, जो इतने 1000 लोगों की मौत हुई थी, जलियांवाले बाग हत्याकांड में हुई थी, क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचली को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये लोग को लगा कि अब हमें एक अच्छी सी, बोलते हैं, रणनीति बनानी पड़ेगी। तो ये लोग ने सभा करने के लिए लोग कहाँ पे गए, जलियांवाला बाग में गए। जलियांवाला बाग में ये लोग ने क्या सोचा, सभा करने को। उस समय पे जो सभा करने वाले व्यक्ति तो थे ही थे, साथ में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें पता भी नहीं था कि अच्छा कुछ ऐसी सभा यहाँ पे होने वाली है। वो लोग अपना, बोलते ना, एक बाग था, बहुत बड़ा बाग था, वो लोग को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ सभा वगैरह हो रहा है। वो लोग तो मस्त अपना, बोलते ना कि जो अपना घूमने टहलने, वो लोग ऐसे आए थे, वो लोग को पता भी नहीं था। और उस समय पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था पंजाब का, माइकल जनरल ओ डायर था। और उसी समय पे लेफ्टिनेंट तो वो था, पर पंजाब में उस समय पे ब्रिगेडियर भी था, ठीक है। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय पे कौन था,
जलियांवाला बाग में ये लोगों ने सभा लगाई, और जब जलियांवाला बाग में ये लोगों ने सभा लगाई, आप लोग को पता है सभा क्यों लगाई थी? क्योंकि 2 लोगों को गिरफ्तारी, रामनवमी का जुलूस निकाला था, तो उस समय पे जब जुलूस निकला तो अंग्रेज जो उस समय का ब्रिगेडियर था उसको गुस्सा आ गया, तो उसने दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब जब दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया, एक तो गांधी जी को गिरफ्तार किया था ये लोग ने, ऊपर से ये 2 नेताओं को और गिरफ्तार कर लिया, तो लोगों का आक्रोश एकदम बढ़ गया। तो ये लोग ने बोला अब हम लोग एक सभा करेंगे, कहाँ पे? जलियांवाला बाग में हम लोग सभा करेंगे। तो ये लोग सभा इसलिए करने आए थे क्योंकि ये लोग को गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये लोग सभा करने आए जलियांवाला बाग में। अब जब 13 अप्रैल 1919 का ये दिन था कि जब ये लोग सभा करने आए, सभी लोग सभा करने आए थे, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनको कुछ पता ही नहीं था। अब उस समय में पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जनरल माइकल ओ डायर। ये क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अब समझिए यहाँ पे नाम का कंफ्यूजन होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और उस समय पे ब्रिगेडियर कौन था? रेडनॉल्ड हैरी डायर। अब समझिए यहाँ पे भी डायर है और यहाँ पे भी डायर है। और हम लोगों ने सुना है कि उधम सिंह ने किसको मारा था? डायर को मारा था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कौन से डायर को मारा था। यहाँ पे 2 डायर हैं, तो जो उधम सिंह ने मारा था वो इसको मारा था, इसको नहीं मारा था। इसकी तो पहले ही मौत हो गई थी, ये जल्दी मर गया था। ये बच्चा तो उधम सिंह ने मारा था। तो ठीक है, उस समय पे पूरा पंजाब को देखता कौन था? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर। पर ये जो ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर को जब पता चला रेडनॉल्ड हैरी डायर को कि जलियांवाला बाग में कुछ लोग सभा बैठाने वाले हैं, तो ये इतना गुस्सा इसे आ गया, इसे लगा कि सबके अंदर डर होना चाहिए। तो इसे इतना गुस्सा था और इतना बोलते ना भारतीय के ऊपर इतना गुस्सा था, ये 150 सैनिकों को लेकर गया। कहाँ पे? 150 सैनिक को लेकर गया जलियांवाला बाग में। और 150 सैनिक के पास क्या था? हथियार था। ये बोल रहा था कि अगर मेरा बस चलता तो मैं क्या लेकर जाता उधर? मैं तोप भी लेकर जाता, पर तोप ले जाने की जगह ही नहीं थी। और जो दुर्भाग्यपूर्ण क्या था, जलियांवाला बाग में सिर्फ एक ही गेट है, एक ही गेट है। तो आप ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से निकल जाओ, तो उधर एक ही द्वार है घुसने का भी आने का। तो उसमें क्या था कि लोग और हाथापाई में निकल नहीं पा रहे थे यहाँ से। तो ये जब अपने 150 लोगों को लेकर गया, इसने ये नहीं कर रहा था कुछ, ये ब्रिगेडियर लेकर गया सबको, 150 सैनिक को ये लेकर गया। और जैसे ही ये लेकर गया, इसने अंधाधुंध गोली चलवाना शुरू कर दी, सबको मरवाना चालू कर दिया। और कम से कम जो लोग सभा में आए थे, जो लोग घूमने भी आए थे, बहुत लोगों की मौत हो गई। कुछ लोग ऐसे थे कि एक कुआं था, तो उस कुएं में कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए उस कुएं में चले गए। तो जब 2-3 लोग उस कुएं में कूदने लगे, तो जो बाहर के लोग खड़े थे वो लोग ने भी देखा कि कुएं में कुछ लोग कूद रहे हैं खुद को बचाने के लिए, तो वो लोग भी कुएं में कूद गए। पर जब जनरल डायर ने देखा कि कुछ लोग कुएं में कूद रहे हैं, तो उसने ऊपर से गोली चलवाना शुरू कर दिया। और जब कुएं के ऊपर से जो उसने गोली चलवाई, तो जो ऊपर के लोग थे वो लोग मर गए, और जो अंदर के लोग थे वो लोग दब के मर गए। तो इसने मतलब किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं था। मैं फोटो लगा दूंगी, आप लोग देख लेना जलियांवाला बाग का। अभी भी बहुत से लोग उधर जाते हैं देखने के लिए किस तरह से कहाँ पे गोली की निशान है वो सब, ठीक है। तो जो सशस्त्र सैनिक लेकर गया था कौन? ब्रिगेडियर रेडनॉल्ड हैरी डायर। तो उस समय पे इतने कम से कम 1000 लोगों की मौत हुई थी और 1200 लोग घायल हुए थे। अभी ऐसा कुछ करेक्ट डेटा नहीं है, ऐसा बता नहीं सकते कितने लोगों की मौत हुई थी, पर ऐसे आसपास बता दें कि 1000 लोगों की मौत हुई थी और कम से कम 1200 लोग घायल हुए थे जलियांवाला बाग में। तो ये लोग ने एकदम अंधाधुंध गोली चलवाई थी। और जब भारतीय लोग ने बोला कि इसकी जाँच कराओ, तो फिर इसे जांच कराओ, इसे सज़ा दी जाए, तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने क्या किया? ये जो ब्रिगेडियर था भारत में आके इसने जो गोली चलवाई थी, इसको भेज दिया गया इंग्लैंड। तो उस समय पे क्या थे? उस समय पे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी। तो उस टाइम पे उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, उन्होंने बोला कि तुम हमारे भारतीय लोगों को तुम मार के हमें नाइटहुड की उपाधि दे रहे हो, तो उन्होंने वो नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही खतरनाक था, उसने अंधाधुंध गोली चलाई थी। और जलियांवाला बाग, जो ये बाग है जलियांवाला बाग, इसी से कुछ दूरी पे भगत सिंह का स्कूल था। और जब भगत सिंह को पता चला कि अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसा हत्याकांड हुआ है, तो भगत सिंह अपने स्कूल से भागे गए। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये कब हुआ था? ये कम से कम हुआ था शाम के 5:30 बजे। ये पूरी घटना हुई थी शाम को 5:30 बजे। तो जब भगत सिंह को पता चला, वो फटाफट भाग के कहाँ पे गए? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग के पास गए। तो देख के इनके रोंगटे खड़े हो गए एकदम कि किस तरह से ये लोग ने मारा है सबको। अब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि उधम सिंह ने किस तरह से जो ये जनरल माइकल ओ डायर है किस तरह से मारा। क्योंकि हालांकि सब कुछ करवाया किसने था? ब्रिगेडियर रेडनॉल्ड हैरी डायर ने। पर उधम सिंह को गुस्सा आ रहा था जनरल माइकल ओ डायर पे, क्योंकि रोलेट एक्ट का सबसे खतरनाक, बोलते ना, सबसे खतरनाक परिणाम कहाँ पे देखा गया? पंजाब में देखा गया। पंजाब में रोलेट एक्ट के बदले में पंजाब में हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी सिर्फ रोलेट एक्ट के चलते।
तो ये था पार्ट 1 वीडियो। अब पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे उधम सिंह के बारे में, उन्होंने किस तरह से मारा और आगे क्या हुआ, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे।